अक्टूबर 1973 एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में आग से लिखी गई। ये वो दिन था जब दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों में से एक मोसाद के पास वो हर सबूत था जो एक आने वाली तबाही को रोक सकता था। हर संकेत, हर चेतावनी, हर खुफिया रिपोर्ट उनके हाथों में थी। और फिर भी इजराइल सो रहा था। सवाल ये नहीं है कि दुश्मन ने क्या किया, सवाल ये है कि जब सच सामने था तो आंखें बंद क्यों थीं। ये कहानी है उस खामोशी की जिसने हजारों जानें ली। ये कहानी है उस अहंकार की जो एक पूरे देश को लगभग मिटा देता। और ये कहानी है उस एक शब्द की जो कहा नहीं गया जब कहा जाना चाहिए था। 1967 का साल। इजराइल ने 6 डे वॉर में अरब देशों को इतनी करारी शिकस्त दी थी कि पूरी दुनिया दंग रह गई थी। मिस्र, सीरिया, जॉर्डान, सबको इजरायली सेना ने 6 दिनों में घुटनों पर ला दिया था। इस जीत ने इजराइल को एक खतरनाक तोहफा दिया, अहंकार। इजरायली फौजी और नेता ये मानने लगे कि अरब देश कभी हमला करने की हिम्मत नहीं करेंगे। उनके खुफिया अधिकारियों ने इस सोच को एक नाम दिया, द कॉन्सेप्ट, यानी ये धारणा कि मिस्र तब तक युद्ध नहीं करेगा जब तक उसके पास लंबी दूरी के विमान और स्कड मिसाइलें ना हों, और सीरिया अकेले कभी नहीं लड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट एक सोच नहीं थी, ये एक जंजीर थी, एक ऐसी जंजीर जो मोसाद के दिमाग को बांध रही थी। और फिर आए संकेत। 1973 की शुरुआत से ही खुफिया रिपोर्टें आने लगी थीं। मिस्र और सीरिया की सेनाएं सीमाओं पर जमा होने लगी थीं। सोवियत संघ अपने नागरिकों को इन देशों से निकालने लगा था, और यह संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला है। मोसाद के पास एक अनमोल स्रोत था, एक ऐसा जासूस जो सीधे मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात के करीब था। उसका कोडनेम था इन लॉ। ये जासूस था अशरफ मरवान, सादात के दामाद और मिस्र के सबसे करीबी सलाहकारों में से एक। मरवान ने मोसाद को बताया था युद्ध आने वाला है, लेकिन मोसाद के तत्कालीन प्रमुख ज़वी ज़मीर और उनके वरिष्ठ विश्लेषक इस जानकारी को पचा नहीं पाए। उनके दिमाग में द कॉन्सेप्ट इतनी गहरी जड़ें जमा चुकी थी कि वे सोचते शायद मरवान गलत है, शायद ये सिर्फ सैन्य अभ्यास है। ये इंटेलिजेंस की सबसे बड़ी कमजोरी है, जब आप सिर्फ वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं। अक्टूबर की शुरुआत, तनाव बढ़ रहा था। सीमाओं पर मिस्र और सीरिया के टैंक और तोपें तैनात हो रही थीं, लेकिन इजरायली सेना के अधिकारियों को समझाया जा रहा था ये सिर्फ अभ्यास है। 4 अक्टूबर को सोवियत परिवारों की वापसी की खबर आई। ये खबर इतनी स्पष्ट थी कि अंधा भी देख सकता था, लेकिन इजरायली खुफिया प्रमुख एली ज़ेरा ने फिर भी यही कहा, कोई खतरा नहीं। 5 अक्टूबर की रात, अशरफ मरवान ने लंदन में मोसाद के अधिकारियों से मुलाकात की। उसने कहा, कल शाम को हमला होगा। सूर्यास्त के वक्त ये खबर तेल अवीव पहुंची। मोसाद प्रमुख ज़वी ज़मीर खुद लंदन गए थे। रात के अंधेरे में उन्होंने ये संदेश प्राइम मिनिस्टर गोल्डा मेयर तक पहुंचाया। अब सवाल था, क्या करें? 6 अक्टूबर 1973 ये दिन था यौम किपुर, यहूदियों का सबसे पवित्र दिन। पूरा इस्राएल उपवास में था। सड़कें सूनी थीं, रेडियो बंद थे। देश एक गहरी आध्यात्मिक खामोशी में डूबा था। गोल्डा मेयर के सामने एक ऐतिहासिक निर्णय था। डिफेंस मिनिस्टर मोशे दायान और आर्मी चीफ डेविड एलाजार के बीच तीखी बहस हो रही थी। एलाजार चाहते थे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक, यानी पहले हम हमला करें, दुश्मन के हमले से पहले। दायान झिझक रहे थे, और गोल्डा मेयर, वो अमेरिका की तरफ देख रही थी। उन्हें डर था, अगर इजराइल ने पहले हमला किया तो अमेरिका नाराज होगा, और अमेरिका के बिना इजराइल का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता था। ये राजनीतिक हिचकिचाहट, ये पॉलिटिकल हेजिटेशन, वो पल था जब एक देश की किस्मत तय हो रही थी। मेयर ने प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से इनकार कर दिया, और फिर दोपहर के 2 बजे, जब इजराइल के सैनिक अपने बेस पर आराम कर रहे थे, आसमान फट पड़ा। 2000 तोपों ने एक साथ गरजना शुरू किया। मिस्र की सेना ने सुएज कैनाल पार किया। सीरियाई टैंक गोलान हाइट्स पर टूट पड़े। चारों तरफ से हमला। इजराइल के सैनिक दंग थे, कई अभी भी उपवास में थे, कुछ के पास हथियार भी नहीं थे। पहले कुछ घंटों में इजरायली नुकसान भयावह था। गोलान हाइट्स पर 180 इजरायली टैंकों के सामने 1400 सीरियाई टैंक थे। सुएज पर 5 इजरायली बटालियन के सामने
5 मिस्री डिवीज़न। ये सिर्फ युद्ध नहीं था, ये अस्तित्व की लड़ाई थी। अगले कुछ दिन इजराइल के इतिहास के सबसे अंधेरे दिन थे। मोशे दायान, वो बहादुर जनरल जिसने 1967 में दुनिया को चौंका दिया था, टूट चुके थे। उन्होंने गोल्डा मेयर से कहा, हम थर्ड टेम्पल के पतन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वो वाक्य था जो इजरायली नेताओं की रूह कंपा गया। न्यूक्लियर ऑप्शन पर भी चर्चा हुई। डिमोना के परमाणु हथियार तैयार करने के आदेश दिए गए, हालांकि इस्तेमाल नहीं हुए। अमेरिका ने जब ये खबर सुनी तो निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत एयरलिफ्ट शुरू किया। हथियार, गोला बारूद, टैंक, सब कुछ इजराइल भेजा जाने लगा। धीरे धीरे पासा पलटा। इजरायली सेना ने अपनी जान की बाजी लगाकर वापसी की। गोलान में सीरियाई टैंकों को रोका गया। सुएज पर जवाबी हमला हुआ। अक्टूबर के अंत तक 101 किलोमीटर दूर काहिरा से इजरायली सेना खड़ी थी। युद्ध रुक गया, लेकिन जख्म नहीं भरे। इस युद्ध में इजराइल के 2656 सैनिक शहीद हुए, हजारों घायल हुए और एक पूरी पीढ़ी का आत्मविश्वास हिल गया। अगरनाथ कमीशन बनाई गई जांच के लिए। नतीजे आए। एलाई ज़ेरा को हटाया गया। मिलिट्री इंटेलिजेंस की पूरी व्यवस्था पर सवाल उठे। गोल्डा मेयर और मोशे दायान, जिन्होंने पूरी एक पीढ़ी का नेतृत्व किया था, उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल वो था जो किसी कमीशन ने नहीं पूछा। जब अशरफ मरवान ने कहा था हमला होगा, जब सोवियत परिवार देश छोड़ रहे थे, जब सीमाओं पर लाखों सैनिक जमा थे, तब एक देश की राजनीतिक हिचकिचाहट ने उसे आंखें बंद रखने पर मजबूर किया। ये सिर्फ इंटेलिजेंस की विफलता नहीं थी, ये उस मनोविज्ञान की विफलता थी जो हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं। अशरफ मरवान की कहानी का अंत भी कम रहस्यमय नहीं है। 2007 में लंदन के एक अपार्टमेंट की 5वीं मंजिल से उनका शव मिला। गिरे या गिराए गए, ये रहस्य आज भी अनसुलझा है। मिस्र ने उन्हें राष्ट्रीय नायक कहा, इजराइल ने उन्हें सबसे कीमती जासूस। शायद वो दोनों थे, या शायद कुछ और। यौम किपुर वॉर ने मिडिल ईस्ट का नक्शा बदल दिया। इसने दिखाया कि ताकत का अहंकार किसी भी राष्ट्र को अंधा कर सकता है। इसने दिखाया कि खुफिया जानकारी तब बेकार होती है जब उसे सुनने वाले सुनना नहीं चाहते। और इसने दिखाया कि इतिहास की सबसे बड़ी गलतियां बुरे इरादों से नहीं, बल्कि अच्छे इरादों वाले लोगों की कायरता और झिझक से होती हैं। एक देश का अस्तित्व दांव पर था, सारे सबूत मेज पर थे, और फिर भी खामोशी रही। क्योंकि कभी कभी सबसे खतरनाक दुश्मन वो नहीं होता जो सीमा पार से आता है, बल्कि वो होता है जो हमारे अपने दिमाग में बैठा होता है और हमें सच देखने से रोकता है।